Diazotization is defined as the reaction in which benzene diazonium chloride is being prepared from aniline. This benzene diazonium chloride is of two types. One is aliphatic and one is aromatic. And this is prepared when we add mixture of NaNO2HCl and T should be less than 5 डिग्री सेल्सियस. इन रिएजेंट्स का मतलब क्या है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, उनकी सब की तरफ हम जा रहे हैं. बट द वन हु इज diazonium chloride is this. Why called so? We'll be looking into every aspect of the reaction it gives. This is benzene diazonium chloride. Benzene diazonium chloride is like this. अगर हम बात करें तो एराइल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड is stable and exist, but is stable only up to 5 डिग्री सेल्सियस. सो मैंने कहा कि दे आर स्टेबल, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आयनिक हैं. सो दे गिव AgNO3 टेस्ट rapidly as they having ionic halogen, so give white precipitates. Third is this benzene diazonium salt is stable only at a temperature of 273 to 275 to 78 Kelvin. And why so? This we are going to see कैसा क्या है. As we having aryl diazonium salts, we do have alkyl diazonium salts. That is, if we treat ethylamine with NaNO2 HCl, we will be getting alkyl diazonium salt, alkyl diazonium chloride, but this is highly unstable. तो बात ये है कि भाई वो स्टेबल है और ये अनस्टेबल है, ऐसा क्यों? उसी की तरफ आ रहे हम. ये जो एराइल डाइजोनियम सॉल्ट है,
this is stabilized by resonance. This pi bond will shift here, and because of this benzene will show plus R, as a result of which, due to this delocalization, there is double bond. There is N with negative charge, and this H is with, N is with positive charge, and there will be resonance in which this pi bond will shift here, this will shift here, this will shift here, this will shift here. कि वो स्टेबल है, तो इसी वजह से कह रहे हैं कि जो एराइल डाइजोनियम सॉल्ट है वो स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस है, इसलिए स्टेबल है कि इसके अंदर रेजोनेंस है। अब वो पूछता है तो फिर अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट क्यों अनस्टेबल है? हमने बात की, हम सब लोगों को पता है कि नाइट्रोजन गैस इज हाईली स्टेबल, इसलिए ये क्लीवेज, क्योंकि यहां रेजोनेंस नहीं है, इसलिए ये कार्बन और N का बॉन्ड डबल बॉन्ड करेक्ट रिक्वायर नहीं करता है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए आसानी से टूटकर ये दे रहा है नाइट्रोजन गैस, ये दे रहा है स्टेबल नाइट्रोजन गैस। इट मीन्स इन दिस रिएक्शन डेफिनेटली द हीट इज बीइंग इवॉल्व्ड, और उसके साथ साथ ये दे रहा है स्टेबल कार्बोकैटायन, and that stable carbocation is this। पर हमने कहा कि भाई ऐसा एरोमेटिक में नहीं है क्या? हमने कहा पहले तो रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड करेक्ट रिक्वायर कर रहा है, और अगर आप ये कहते हैं कि वहां से नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, तो उसके पीछे एक रीजन है जो उस N2 को वहां से बाहर नहीं निकलने देगा, और वो रीजन एक तो ये है कि भाई डबल बॉन्ड करेक्ट रिक्वायर हो गया, और दूसरा रीजन क्या है कि अगर ये बॉन्ड यहां से टूट भी जाता है, जैसे यहां से टूटा, एरो की पोजीशन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, तो यहां जैसे ये नाइट्रोजन गैस गया, ठीक है नाइट्रोजन तो स्टेबल है, पर आपने एक और ऐसा इंटरमीडिएट बन गया फिनाइल कार्बोकैटायन जो बहुत अनस्टेबल है, तो वो क्यों बनेगा भाई? इसका मतलब इस एरोमेटिक बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में ये स्टेप हमें एंडोथर्मिक लग रहा है। एंडोथर्मिक का मतलब हुआ कि जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इसका डेल्टा H हमें पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि हम ज्यादा स्टेबिलिटी से कम की तरफ जा रहे हैं।
इसका डेल्टा एच हमें नेगेटिव लग रहा है, इसलिए हमें लग रहा है कि ऐसा हो जाना चाहिए। यस और नो? अब ये तो बात हो गई कि एलिफैटिक वाला अनस्टेबल है और एरोमेटिक वाला स्टेबल है। तो फिर आप बोलोगे कि जी अगर एलिफैटिक वाला डाइजोनियम सॉल्ट टूटेगा तो क्या बनाएगा? आप यहां ध्यान दें, जब ये डाइजोनियम सॉल्ट बनता है तो यहां साथ में क्या होता है? वाटर। यस और नो? इसका मतलब ये बन गया कौन? कार्बोकेटाइन। और सॉल्यूशन में कौन पड़ा हुआ है? वाटर। वाटर पड़ा हुआ है। इट मीन्स दिस विल फॉर्म CH3 CH2OH, क्योंकि ये वाटर उस पॉजिटिव को अटैक कर जाएगा जिसके में O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, O अनस्टेबल हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा। CH3 CH2OH बना, am I right? और इसका मतलब हुआ नाइट्रोजन गैस बनी। वहीं पे अब ये वाटर बन गया, वाटर ने न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया वहां तो अल्कोहल बन गया। क्लियर हो गया या नहीं? HONO। और जो H पॉजिटिव था वो कौन है? वो वही HCl है जिसने मीडियम को एसिडिक रखा हुआ है। तो अगर आप यहां से देखना चाहें तो भी आपके पास वही प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज CH3 CH2OH। N और N ने क्या बना दिया? N2 बना दिया। और H2O ने क्या बना दिया? वाटर। जो प्रोडक्ट आपके पास बना उससे ये साफ पता लग रहा है कि अगर आपने उसको टेम्परेचर 5 डिग्री से ज्यादा किया, कहीं रिएक्शन मीडियम में अगर टेम्परेचर 5 डिग्री से ज्यादा हो गया तो ये फिनाइल डाइजोनियम सॉल्ट भी फिनोल बना देगा। समझ में आ रही बात? तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल रखें। उस टेम्परेचर को कितना रखें? 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रखें। ठीक हो गया जी? अब हमने बात की कि अगर आपने उस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में टेम्परेचर ग्रेटर देन 5 डिग्री दिया तो वो टूट जाएगा और टूट के क्या बना देगा? फिनोल बना देगा। तो ना कि ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है, बल्कि बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट भी उसी तरह का सॉल्ट है। और अगर आपने टी जो है वो कहीं 100 डिग्री बढ़ा दिया तो फिर ये सब कुछ चला गया। आपने यहां क्या किया था? डाइजोनियम सॉल्ट के लिए टी लेस देन, और अगर आपने वो ग्रेटर देन 5 डिग्री कर दिया, कहीं लिखा होगा कि आपने 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया। इसका मतलब हुआ जो वहां वाटर था वो वाटर इस फिनाइल का क्या बना देगा? फिनोल। So the end product formed in that reaction will be phenol। और कौन भाग जाएगा? नाइट्रोजन गैस। और कौन है मीडियम में? सल्फ्यूरिक एसिड। यस और नो? ये तो ठीक हो गया कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, पर हम बात करते हैं कि यार ये जो डाईएज़ोटाइजेशन हो रहा है इसका मैकेनिज्म कैसे कैसे होता होगा, ये रिएक्शन कैसे कैसे हो रही है। अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में देखें तो यहां
सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला ही स्टेप क्या है कि आप उसमें NaNO2HCl डाल देते हो। NaNO2HCl इसलिए डाला जाता है बिकॉज HONO डू नॉट एग्जिस्ट एज इट इज। तो मैं पहले स्टेप से शुरू हुआ कि भाई आपने सबसे पहला क्या किया, आपने NaNO2 और HCl को मिक्स कर दिया। ठीक हो गया, मिक्स कर दिया और मिक्स करने से वहां बन गया नाइट्रस एसिड HONO प्लस बाकी सॉल्ट है NaCl। ये जो HONO है भाई ये उतना ही बनाना है जितना आगे यूज किया जा सके, एक्सेस नहीं होना चाहिए। अगर एक्सेस हुआ तो ये रिएक्शन के रेट को हिंडर करता है, और इसको चेक करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इसमें जो है एक्सेस नाइट्रस एसिड चेक करने के लिए आयोडीन और स्टार्च पेपर डालते हैं जिसका ब्लू कलर आ जाता है, और वो बता देता है कि भाई ये एक्सेस हो गया। तो हमने ये कहा कि ये जो HONO है ये क्या नहीं होना चाहिए, एक्सेस नहीं होना चाहिए। और अगर आपको ये पता लग गया कि ये एक्सेस हो गया है, आपको पता लग गया कि एक्सेस हो गया है, आप इसमें यूरिया डालो। जब आप इसमें यूरिया डालोगे, वो यूरिया इस एक्सेस नाइट्रस एसिड को कन्वर्ट कर देगा नाइट्रोजन गैस में, कन्वर्ट कर देगा CO2 में, कन्वर्ट कर देगा वाटर में। सो दिस इज द स्टेप टू अवॉइड द excess use of HONO which otherwise will show interference। तो ये है कि आपने अगर HONO excess बन गया है तो उसको कैसे रिमूव करना है। अब ये जो HONO बना ये क्या करता है, ध्यान दें आगे कि ये जो HONO है ये तो नाइट्रस एसिड है जो ऐसा होता है, और यहां एसिड कौन यूज कर रहे हो, आप HCl यूज कर रहे हो। ये जो HCl है इसके इस डाइएजोटाइजेशन में 3 मोल लगते हैं। पहला मोल लगता है उसका सॉल्ट बनाने के लिए, दूसरा मोल लगता है नाइट्रस एसिड बनाने के लिए, और तीसरा मोल लगता है कि इस मीडियम को एसिडिक रखना है, तभी ये रिएक्शन प्रोसीड करती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अभी मीडियम कैसा है भाई, कैसा मीडियम है, एसिडिक मीडियम है। और ये कौन है, नाइट्रस एसिड। बोला था मैंने आपको कि एक बार सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड घूम रहे थे, तो बेचारा NaOH भागता भागता गया तो नाइट्रिक एसिड बोलने लगा देखो हमारे से कैसे डरता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड ने कहा मैं चाहूं तो तेरा हाल भी वैसा ही हो सकता है, का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में नाइट्रिक एसिड ने कहा मैं तो एसिड हूं ही नहीं, मैं तो बेस हूं। इसलिए जब आप बेंजीन की नाइट्रेशन करते हो तो सल्फ्यूरिक एसिड एसिड होता है और नाइट्रिक एसिड बेस होता है, इसलिए बनता है वहां नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब नाइट्रस एसिड और HCl में भी स्ट्रॉन्ग एसिड HCl होता होगा, तो फिर नाइट्रस एसिड को वहां क्या एक्ट करना पड़ेगा, बेस एक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब दिस H पॉजिटिव विल अटैक हियर। कर दिया जी अटैक। जब अटैक कर दिया तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 हो गई, गड़बड़ हो गया।
ऑक्सीजन तड़फने लगी, अनस्टेबल हो गया सब कुछ। हो गई 3 वैलेंसी। और फिर ये वाटर निकल गया, वाटर निकल गया और पीछे छोड़ गया नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसोनियम, मैंने पहले भी कहा था आपको कि ठीक है बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं, पर मैं कहा अगर कोई ग्रुप रिंग को ज्यादा ही एक्टिवेट करने वाला हो, हमने कहा था Friedel-Crafts reaction of phenol and aniline give poor yield because they act as Lewis base, और जो इलेक्ट्रोफाइल हो, जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर, वो उसके साथ कोऑर्डिनेट कर जाता है, यील्ड पुअर हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो NO है, इसको क्या दिख गया? इसको दिख गए एनिलीन के ऊपर, क्या दिखे इसको? लोन पेयर दिख गए। इसको एनिलीन के ऊपर लोन पेयर दिख गए। एनिलीन इसके लिए लुईस बेस है और ये खुद लुईस एसिड है। इसका मतलब हुआ कि भाई ये इस लोन पेयर को अटैक कर गया। जब ये इस लोन पेयर को अटैक कर गया तो बताओ आपके पास क्या बन गया? हालत खराब। क्यों? एन की वैलेंसी 4 हो गई। यस और नो? एन की वैलेंसी जब 4 हो गई तो ऐसा हो गया। ठीक हो गया या नहीं? अब आपको पता है कि कैटलिस्ट कौन है भाई? कैटलिस्ट तो एसिड है। दिस कैटलिस्ट का H पॉजिटिव। कैटलिस्ट का H पॉजिटिव जब गया तो आपके पास क्या बन गया? NH N डबल बॉन्ड O। बना या नहीं बना? कुछ आपको ऐसा पढ़ाया था टॉटोमेरिज्म में। दिस इज लाइक कीटो फॉर्म, और अगर ये कीटो फॉर्म की तरह है तो इसको तो इनोल बनाना चाहिए, और इसका मतलब हुआ दिस NH N डबल बॉन्ड O, और जो टॉटोमेरिक फॉर्म थी दैट वाज दैट द टू फॉर्म दे वर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट देख पा रहे हो सामने? 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट मतलब 1 2 3 3 से हाइड्रोजन शिफ्ट करके 1 पे आ गई। इसका मतलब आपके पास कुछ ऐसा बन गया। N कैसे आया? ऐसे आया। O के ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज, वहां आ गया H पॉजिटिव। इट मीन्स बेटा अगर सामने ध्यान से देखें, N और N के बीच में आ गया डबल बॉन्ड, और आगे कौन है? OH विद लोन पेयर। और आपको तो पता है कि मीडियम में तो H पॉजिटिव घूम रहे हैं। H पॉजिटिव घूम रहे हैं तो भाई H पॉजिटिव ने इस लोन पेयर को अटैक किया। जब इस लोन पेयर को इसने अटैक किया तो हमने देख लिया कि भाई इस O की हालत हो गई पतली।
तो इस O के बॉन्ड हो गए 3 और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया अनस्टेबल। क्लियर हो गया? जब ये अनस्टेबल हो गया तो फिर यहां कौन है जी? लोन पेयर है। इट मीन्स दिस विल गो हियर एंड दिस विल गो हियर। मतलब वाटर निकल गया बाहर। यस और नो? और वाटर के बाहर निकलने से जो बन गया वो था वो जिसकी हम बात कर रहे थे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यस और नो? तो यही रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है जिस वजह से ये ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा तो स्टेबल है। दिस इज बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। और ये बेंजीन से ये N2 का निकलना भी मुश्किल है, जिसको कोई भी फैक्टर फेवर नहीं कर रहा है एक्सेप्ट कि भाई N2 बन रही है। एक तो आप डबल बॉन्ड तोड़ रहे हो और दूसरा आप फिनाइल कार्बोकेटाइन बना रहे हो जो अनस्टेबल होता है। बन गया जी आपके पास। अब आप अगर इस रिएक्शन को ढंग से देखो तो आपको पता लगेगा कि यहां इस NO पॉजिटिव का एनिलीन के ऊपर अटैक मतलब कि एनिलीन इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल फॉर NO पॉजिटिव। तो आपसे पूछा गया भाई व्हाट विल बी द डिक्रीजिंग रेट ऑफ डाइएजोटाइजेशन in the following. Decreasing rate of diazotization पूछा गया। एक तो भाई एनिलीन है, दूसरा एनिलीन की पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप है। ठीक हो गया जी। तीसरा बोला गया कि उस एनिलीन की पैरा पोजीशन पर OCH3 है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनिसीडीन। क्योंकि मिथॉक्सी बेंजीन को क्या बोलते हो, एनिसोल। और फिर उसने कहा पैराटोल्विडीन, OCH3। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि यहां जो रिएक्शन है वो एनिलीन को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक साइट होना होगा, और हमें पता है कि इसका इफेक्ट तो -R ग्रेटर देन -I है। इसका इफेक्ट तो +R ग्रेटर देन, इसका इफेक्ट तो +HC ग्रेटर देन +I है। यस सर नो? इसका मतलब हुआ कि डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें पता लग गया कि अगर रिएक्टिविटी देखें इन सब में सबसे रिएक्टिव ये होगा, उसके दूसरे नंबर पर ये होगा, और उसके तीसरे नंबर पर ये होगा, और चौथे नंबर पर होगा ये रही इनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट।
कोई कंफ्यूजन है तो आप बोल सकते हो। तो ये तो हो गया मैकेनिज्म के डाईएज़ोटाइजेशन कैसे हुई। अब उस डाईएज़ोटाइजेशन में जिसमें हमने इतना कुछ किया, हमें इसको करने से फायदा क्या होगा, ये सारी चीजें अब देखने का वक्त आ गया है। तो हम ये कहेंगे कि पैरा एनिसिडीन की डायज़ोटाइजेशन फास्ट होगी देन टॉल्विडीन, विच विल बी ग्रेटर देन एनिलीन, एनिलीन विल बी ग्रेटर देन पैरा नाइट्रो एनिलीन, मीन्स any electron withdrawing group. So I should say diazotization rate is directly proportional to electron releasing group, showing what? Showing either plus I, yes, plus Hc, yes, and plus R, and is inversely proportional to electron withdrawing group. Electron withdrawing group, that is either will be showing minus I, minus Hc, or minus R. Is it okay? इस बात को समझ पा रहे हैं आप? इसका मतलब हुआ कि भाई इस डायज़ोटाइजेशन को करने का क्या पर्पस था? पर्पस नंबर 1, आपने क्या किया कि आपको बोला गया कि आप एनिलीन लें और उस एनिलीन का NH2 ग्रुप का इफेक्ट क्या है भाई? प्लस R है। एनिलीन लें और बोला गया कि आप उस एनिलीन की ब्रोमिनेशन करें, कौन से मीडियम में? एक्वस में। और आपको पता है कि भाई एनिलीन का NH2 ग्रुप इज हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, इसलिए उसने उसकी ब्रोमिनेशन कर दी एंड वी गॉट इट ट्राई ब्रोमो एनिलीन। और उसने हमें जो काम दिया मैं आपको बताऊं, उसने काम दिया कि हाउ टू कन्वर्ट एनिलीन इनटू ट्राईब्रोमोबेंजीन। कहते हैं एनिलीन को काहे में कन्वर्ट करना है भैया? ट्राईब्रोमोबेंजीन। और वो ट्राईब्रोमो भी कैसा? सिमेट्रिक ट्राईब्रोमो। सिमेट्रिक मतलब 1 3 5, इसलिए उसके नाम में हम सिम लिख देते हैं। SIM वाला सिम नहीं, SYM वाला सिम, मतलब सिमेट्रिक, मतलब 135 ट्राईब्रोमो बेंजीन। अब हमें ये काम दे दिया गया। हमने क्या क्या किया वो सामने ध्यान दें, जो जो अभी कुछ किया हमने क्या किया कि भाई उस ब्रोमीन, उस एनिलीन की क्या कर दी? ब्रोमिनेशन कर दी। किस मीडियम में कर दी जी? एक्वस में कर दी। ब्रोमीन एक्वस मीडियम में जो NH2 है जी, वो पहले ही बहुत स्ट्रांग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। उसने हर पोजीशन पैरा पे भी और ऑर्थो पे भी ब्रोमिनेशन कर दी।
अब हमारा अगला काम ये था कि यार इस ना NH2 को उड़ाना है। समझ में आई बात? हमने पहला क्या किया, इसकी डाईएज़ोटाइजेशन कर दी। T इज लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। जब डाईएज़ोटाइजेशन कर दी तो हमारे पास इसका डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। बन गया कि नहीं? डाइजोनियम सॉल्ट बन गया तो उस डाइजोनियम सॉल्ट के बनने से हम यहां पहुंच गए। पर उसने तो कहा था नहीं यहां पहुंचना है। अब आप जरा ध्यान से देखें, हमें इस N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव को उड़ाना होगा और हमारे पास कुछ फैक्टर हैं भी जो इसको फेवर करते हैं, तो कुछ फैक्टर हैं जो इसको अपोज करते हैं। अब हमने क्या किया, वी एडेड टू दिस फॉस्फेनिक एसिड, aqueous phosphenic acid by the use of cuprous as catalyst। अगर इस फॉस्फेनिक एसिड का दूसरा नाम बोलूं तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड, जिसमें के फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। वो कहता है हमने पढ़ा फॉस्फोरिक एसिड, हमने पढ़ा फॉस्फोरस एसिड, और ये है हाइपोफॉस्फोरस एसिड या है फॉस्फेनिक एसिड। इसका मतलब हुआ ये आराम से यहां से यहां जा सकता है बाय द गेन ऑफ ऑक्सीजन, एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो भाई ये बन गया फॉस्फोरस एसिड। समझ में आ रही बात? और फॉस्फोरस एसिड हुआ यहां रिड्यूसिंग एजेंट, हाइपोफॉस्फोरस एसिड क्या एक्ट कर दिया वो, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जी ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, और वहां भाग गई नाइट्रोजन गैस, भाई वो तो भागना ही चाहती थी, और उस ऑक्सीजन को उसने लिया इस वाटर से, जिसके पास रह गए 2 H, एक H तो उसने Cl के लिए यूज कर दिया। और आप सोचो जब वहां से N2 निकला होगा, समझ में आ रही है बात, तो उस H को उधर C6H5 बना होगा, और C6H5 एंड 1 विल बी C6H6 का मतलब क्या हुआ कि वो जो डाइजोनियम सॉल्ट का कौन था, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव था, वो हो गया गायब। उसके बजाय यहां पर कौन आ गया, हाइड्रोजन। Am I right? तो उस यहां से लेके यहां थ्रू डाइएज़ोटाइजेशन, अल्टीमेटली व्हाट यू आर डूइंग इज you are doing deamination। आप क्या कर रहे हो, उस ग्रुप को रिमूव कर रहे हो। कौन से ग्रुप को, NH2 को। तो कहीं आप ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाओ तो ये रिएक्शन आपका साथ देगी। इसलिए फ्रॉम NH2 to without NH2 the reaction is called a deamination reaction। yes or no? अब जो है ये आइए एक ही बात है,
बन गया ना अब जो चाहिए था आपको। इसका मतलब अगर यही रिएक्शन आपने बेंजीन के साथ की होती तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ने हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ बेंजीन बना दिया होता। ये एक ही रिएजेंट नहीं है, एक और रिएजेंट ऐसा है। इसका मतलब हुआ अगर आपके पास कहीं ऐसा हो, ये कौन है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो आप इसको एक तो इसके साथ ट्रीट कर लो जो अभी आपने किया, और दूसरा आप इसको ट्रीट करो एक और रिएजेंट के साथ। कौन था वो, फॉस्फेनिक एसिड। Phosphenic acid here act. It means benzene diazonium chloride is acting, क्योंकि this is accepting hydrogen. Yes or no? तो भाई जब हमने ऐसा किया तो हमें पता लगा कि ऐसा करने से एक HCl बन जाएगा, एक नाइट्रोजन गैस भाग जाएगी और बन जाएगा कौन, बेंजीन। C6H5 था यहां, अरे देख रहे हो भाई, C6H5 N2 positive Cl negative, and this is now C6H6 means this is gain of हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। अब हमने कहा कि भाई हमारे पास है इथेनॉल, इथेनॉल की फटाफट से ऑक्सीडेशन हो जाती है एसीटैल्डिहाइड में। जब इसकी ऑक्सीडेशन हुई तो ये क्या एक्ट किया भाई, रिड्यूसिंग एजेंट, वही तो चाहिए था हमें। और इसने कितने एच दे दिए, नहीं दिखे, 2 एच दे दिए भाई। और वो C6H5 का क्या बन गया, C6H6, मतलब पहले एनिलीन की डाइएजोटाइजेशन करो और फॉलोड बाय दिस, गायब। मतलब एनिलीन में कुछ करवाना हो तो करवाओ और उसके बाद उसको दुड़ाओ। सो दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन सो मैनी सिंथेटिक प्रोसेसेस। अब जो यहां हमारे पास है, अगली बात वो क्या है कि ये जब इथेनॉल आप यूज कर रहे हो तो ठीक है, पर यहां 2 पॉसिबिलिटी हो जाती है। वो 2 पॉसिबिलिटी क्या होती है कि अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को मिथेनॉल के साथ ट्रीट करोगे तो वहां से नाइट्रोजन गैस भाग जाती है, HCl बन जाता है, और बताओ आप क्या बना। जब वाटर ने फिनोल बनाया था तो बताओ मिथेनॉल क्या बनाएगा, इट विल बी फॉर्मिंग एनिसोल, एम आई राइट? सो यू विल बी गेटिंग एनिसोल। पर अब कैसे इस बात को समझा जाए कि अगर ये एनिसोल बना सकता है तो भाई साहब ये जो आपने यहां यूज किया ना, यूज तो कर दिया, पर आप कैसे रोकोगे, आप कैसे रोकोगे कि वहां नाइट्रोजन गैस ना इवॉल्व हो? नाइट्रोजन गैस इवॉल्व, ये क्या एक्ट कर रहा है यहां,
इस टाइम क्या एक्ट कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपने उस इथेनॉल के साथ डाइजोनियम क्लोराइड को ट्रीट किया, सुन लिया, और वहां हुआ कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, माइनस इफेक्ट शो करने वाला, समझ में आ गई बात? तो उस केस में ये नाइट्रोजन गैस बनाने के बजाय फेनिटोल बनाएगा, क्योंकि उसने भी तो एनिसोल बनाया। इसका मतलब हुआ कि ये जो इथेनॉल है, ये इथेनॉल बेंजीन भी बना सकता है, और इस इथेनॉल से बन सकता है फेनिटोल भी। पर हमने कहा कि भाई ऐसा कब होगा? जब उसमें कोई ऐसा ग्रुप होगा जिसका इफेक्ट विदड्रॉइंग होगा, am I right? तब ये क्या बनाएगा? तब ये नाइट्रोजन गैस बनाएगा। तब क्या बनाएगा? तब ये HCl बनाएगा। और इस रिएक्शन को हमने कह दिया कि ये डीएमिनेशन तो हो गई, पर उसके बजाय यहां डीएमिनेशन के बजाय सब्स्टिट्यूशन हो गया। जहां से होगा वहां O2C2H5 आ गया, और OC2H5 को हम क्या कहते हैं? फेनिटोल। उस डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर कोई विदड्रॉइंग ग्रुप वाला हुआ, मैंने कहा कि उसके ऊपर कोई विदड्रॉइंग वाला हुआ तो वो ऐसा कर देगा। इसका मतलब एक एप्लीकेशन तो हो गई ये कि आप डीएमिनेशन कर सकते हो, जब मर्जी उसको बाहर कर दो। किसको? किसको बाहर कर दो? डाइजोनियम को। और अगली बात जो हम कर रहे हैं वो है कि भाई आपने हेलो एरीन की प्रेपरेशन करनी है। सो वी यूज अ रिएक्शन कॉल्ड Sandmeyer reaction. So next application is for the preparation of haloarine, and the name of the reaction is Sandmeyer reaction. वहां खास बात क्या है आप सामने ध्यान दें। उस केस में अभी आपने क्या किया जी? डाइजोनियम सॉल्ट लिया। डाइजोनियम सॉल्ट मींस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया। अब आप इसमें क्या करते हो कि इसमें आप क्यूप्रस हैलाइड CuCl ओब्लिक HCl डाल देते हो। Am I right? जब आप ये डाल देते हो तो आपने देखा वहां कि भाई नाइट्रोजन गैस भाग जाती है, और जो हैलोजन है, खास बात सुन लें, यहां मैंने पहला दिया इसलिए सिंपल दिया। सिंपल मींस कॉपर के साथ भी Cl दिया और H के साथ भी Cl दिया। मैं आपको कंफ्यूज कर सकता था, कॉपर के साथ Br देता और H के साथ Cl देता, फिर आपसे पूछता कि क्या प्रोडक्ट बना। तो आप हमेशा ध्यान रखोगे जो हैलोजन कॉपर के साथ होगा वो हैलोजन बनेगा। का मतलब अगर आपने कहीं CuBr HCl लिया होता तो हम कहते कि हमारे पास भाई ब्रोमो बेंजीन बना। अब तुम बोलेंगे सर ये क्या मजाक है? क्या मजाक है? तो मैकेनिज्म से पता रहेगा कि ये क्या मजाक है। मैकेनिज्म में आप जरा ध्यान से देख लें मैकेनिज्म कैसा है। मैकेनिज्म कैसा है कि ये जो CuCl है, सुन लिया, इस CuCl की ऑक्सीडेशन हो जाती है, क्योंकि आपको पता है क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक, am I right? बट क्यूप्रस हैलाइड यहां यूज हुआ है। इसका मतलब
क्यूप्रिक बनता होगा और फिर वापस क्यूप्रस में कन्वर्ट हो जाता होगा। कैसे कैसे होता होगा, और पूछा गया है, मैं बताऊं आपको कि आप कहीं भी देखें तो आपको इस रिएक्शन का कोई परफेक्ट मैकेनिज्म नहीं दिया होगा, पर एक बार क्वेश्चन आया था कि इसमें कौन सा मैकेनिज्म होता है, तो जैसे दिख रहा है सबको कि उसके अंदर आयन है, तो सारे के सारे वहां लिख के आगे कि आयनिक मैकेनिज्म है। द आंसर वाज रॉन्ग, इट इन्वॉल्व फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब अगर आप इनसे बात करें तो आपको इसका आंसर मिल सकता है। क्या मिल सकता है? CuCl में Cu क्या है जी? पॉजिटिव। यस और नो? ये Cu पॉजिटिव convert into Cu2 positive with the loss of 1 electron. Yes or no? अब जब वहां 1 इलेक्ट्रॉन बना तो आप जरा ध्यान से देखें कि यहां क्या हुआ। जब आप बोल रहे थे कि जी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड गया N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव तो भाई सोल्यूशन में ही पड़ा हुआ है, समझ रहे हो? ये Cl नेगेटिव सोल्यूशन में ही पड़ा हुआ है। तो आपने कुछ कहा था मेरे को, कहते सर वहां नाइट्रोजन गैस गई और सर वहां ना C6H5 पॉजिटिव बना, फिनाइल कार्बोकैटायन जो कि अनस्टेबल था। उस C6H5 कार्बोकैटायन ने वो इलेक्ट्रॉन लिया, सुना? उस C6H5 वाले कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था? शाबाश, कितने रहे होंगे? अरे भाई, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। अरे कोई इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 ही तो है, और इसने एक लिया इससे, बोलो क्या बना? क्या बना? 7। वो जी 6 थे ना यहां, एक लिया वो जो Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट होते हुए दिया, तो जहां 6 थे वहां अब हो गया ऑड, मतलब 7 मतलब हो गया ये। और यहां कौन था? Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव। कैटालिस्ट कौन है? Cu पॉजिटिव। तो वो Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना देता है, और ये इलेक्ट्रॉन किसके लिए दे देता है? Cu2 पॉजिटिव की हो गई रिडक्शन, वापिस जनरेट हो गया कौन? Cu पॉजिटिव। और किसको मिला कौन? और फिनाइल रेडिकल को मिला Cl रेडिकल। मिला कि नहीं मिला? और जब उसको Cl रेडिकल मिला तो भाई उसने बना दिया कौन? पर मैकेनिज्म क्या है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अगर आप इन बातों को देखें, मैकेनिज्म इज नेवर डेफिनेट, प्लॉजिबल, मोस्ट पॉसिबल, तो आपके पास एंड में वही मिलना चाहिए। जरा देखें आप, ये जो इलेक्ट्रॉन इसने दिया, इसने लिया, वो जो इलेक्ट्रॉन इसने दिया उसने लिया, वो जो Cu2 पॉजिटिव बना वो गायब हो गया, तभी तो वो इंटरमीडिएट बना था ना। वो कैटालिस्ट तो Cu पॉजिटिव है जो यूज हुआ, प्रोड्यूस हुआ। It means send me a reaction involves free radical mechanism.
अब इसमें आप इस से चाहे Cl बनाओ, चाहे Br बनाओ, चाहे आप आयोडीन बनाओ, तो आप Ki यूज करो डायरेक्टली, बट फ्लोरीन नहीं। फ्लोरीन के लिए आपको कुछ करना होगा। फ्लोरीन के लिए आपको क्या करना होगा इस you take it benzene diazonium chloride, am I right, and treat it with tetrafluoroboric acid। टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड बोलूं तो HbF4। HbF4 का मतलब हुआ -HCl, यस और नो, और बन गया क्या, बेंजीन डायएजो टेट्राफ्लोरोबोरेट। बेंजीन डायएजो टेट्राफ्लोरोबोरेट, वो कौन, एक सॉल्ट है। अब आप उस सॉल्ट को हीट कर दो तो नाइट्रोजन गैस तो तैयार है जाने के लिए। जैसे आपने उसको हीट किया, हीटिंग से नाइट्रोजन गैस चली गई, नाइट्रोजन गैस चली गई। हीटिंग से हैलोजन लुईस एसिड कौन, BF3 चला गया और छोड़ गया एक फ्लोरीन पीछे, जिसने बना दिया फ्लोरोबेंजीन। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड Balch-Schiemann reaction। Balch-Schiemann reaction for the preparation of फ्लोरोएरीन। अब इसमें तो आपने टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड यूज किया है, तो कहा तो ये जाता है कि यस, इट मीन्स, पर अगर आप उस बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को यूज कर रहे हो, तो उस बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड में आपने, क्योंकि Ki की रिएक्टिविटी हाई होती है, इसलिए आपको HI वगैरह यूज करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा वहाँ Ki यूज करो, नाइट्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड, आइडोबेंजीन विल बी फॉर्म्ड, yes or no, plus KCl बन गया। अब इस तरह की सारी रिएक्शंस